ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। तेज रफ्तार के साथ वहां पहुंचा और लोगों को चंद सेकंड ही मिल पाए अपनी जान बचा करके भागने के। लेकिन कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि सैलाब की तबाही अभी भी थमी नहीं। अब एक नई आफत का खतरा मंडरा रहा है। तिब्बत से आई नदियों के संगम के पास लैंडस्लाइड से बनी झील में लगातार पानी फिर बढ़ रहा है और डर यह कि अगर यह झील टूटती है तो करीब 500 करोड़ लीटर पानी नेपाल की तरफ तबाही बनकर दौड़ सकता है। अगले 48 घंटे के अंदर इस झील में इतना ही पानी और आने वाला है। महाविनाश का खतरा नेपाल पर अभी एक बार फिर मंडरा रहा है। 26 अगस्त को नेपाल में त्रासदी का ट्रेलर था। 48 घंटे बाद तबाही का सेकंड पार्ट आने वाला है। सबसे बड़ा डर, आ रही महाविनाश की नई लहर। नेपाल में त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि इस बाढ़ और सैलाब के बीच अब एक दूसरे बड़े खतरे ने दस्तक दे दी है, क्योंकि जहां से तबाही आई थी उसी रास्ते में एक और बड़ी आर्टिफिशियल झील बन गई है, जो अगले कुछ घंटों में कभी भी टूट सकती है। यानी नेपाल में एक और त्रासदी आने वाली है। दरअसल तिब्बत से आई नदियों के संगम के पास लैंडस्लाइड के बाद एक नई झील बन गई है और उस झील में जमा पानी लगातार बढ़ रहा है और यही डर की सबसे बड़ी वजह भी है, क्योंकि झील का एरिया 1,10,000 स्क्वायर मीटर है। रसुआगढ़ी बॉर्डर से 18 किलोमीटर ऊपर नदी का बहाव बंद है। आर्टिफिशियल झील में 200 करोड़ लीटर पानी जमा है। 72 घंटे में 300 करोड़ लीटर और पानी आ सकता है। आर्टिफिशियल झील टूटी तो फिर तबाही आ सकती है। यानी करीब 200 करोड़ लीटर पानी अभी इस झील में जमा है और अगले 72 घंटे में करीब 300 करोड़ लीटर पानी और आने की आशंका है। यानी कुल मिलाकर 500 करोड़ लीटर पानी, जिसके बाद ये झील टूटती है तो उससे मचने वाली तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। सबसे बड़ा डर यह है कि झील का प्राकृतिक बांध कमजोर पड़ा तो इसमें जमा पानी अचानक नीचे की तरफ बह सकता है और तब पहले से बाढ़ के कारण तबाह नेपाल में एक और जल प्रलय का खतरा बढ़ सकता है। यानी तिब्बत से रसुआगढ़ी और भोटेकोशी के जरिए एक बार फिर नेपाल पर सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। डर की वजह यह भी है कि रसुआगढ़ी बॉर्डर से करीब 18 किलोमीटर ऊपर नदी का बहाव प्रभावित हुआ है। चोचेन खोला और पेरुपु तांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील पर चीन लगातार नजर रख रहा है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने खतरे को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी। बाढ़ के संभावित रास्तों का अनुमान लगाने के लिए कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि अगर झील का प्राकृतिक बांध टूटा तो नीचे के इलाकों को समय रहते अलर्ट किया जा सके। लेकिन मुश्किल यह है कि पहाड़ी इलाका, लगातार बारिश और लैंडस्लाइड ने हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए हैं। इस बीच आज चीन में फिर से आए भूकंप के बाद नेपाल में हड़कंप मचा हुआ है। निचले इलाकों में अभी से अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट आया है और प्रशासन कह रही है फिर से कि किस तरीके से लोग डरे हुए हैं और लोग फिर से देखिए सामने से वो भीड़ आ रही है। ये जो रास्ता था, ये रास्ता ये त्रिशूल बाजार को जाता था और लोग भाग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पीछे से फिर से सैलाब पानी का आ रहा है। लोग भाग रहे हैं और प्रशासन देखिए, फायर ब्रिगेड की यहाँ से गाड़ी निकली है और लोग बाग सब अपने अपने दुकान बंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फिर से एक बार लोगों में यहाँ और लगातार जो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन थे, वो सब के सब वापस आ रहे हैं। लोग बाग अपने घर से बाहर निकल गए और ये तस्वीर इस वक्त की ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस कदर लोग डरे हुए हैं। वो लोग देखिए अपने दुकान से लोग निकल के भाग रहे हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ नई झील का नहीं, सवाल उस प्रलयंकारी पानी का है जो अगर एक साथ नीचे आया तो पहले से बाढ़ की मार झेल रहे नेपाल के लिए मुसीबत कई गुना बढ़ सकती है, जिससे पार पाना नेपाल के लिए फिलहाल नामुमकिन से कम नहीं है। नेपाल से परवेश वात्सायन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कभी गुलजार रहने वाले बाजार आज मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जी न्यूज की टीम त्रिशूली और नुआकोट पहुंची, जहां तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। यहां रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच लापता लोगों की तलाश की जा रही है।
तबाही के 50 घंटे बाद कैसे हैं नेपाल के हालात, आपको जी मीडिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए। नेपाल में आए प्रकृति के इस महाप्रलय ने सब कुछ छीन लिया है। बीते 48 घंटे नेपाल के लिए किसी भयानक सपने जैसे रहे हैं, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर। खम्भा भी गिरेगा, देखिए कितना बिजली के खम्भा जैसे ये धूल कर दिया है, तो पूरा नुकसान हो चुका है। इस त्रासदी से आई तबाही के बीच जी न्यूज की टीम नेपाल के त्रिशूली पहुंची, जहां नुवाकोट में सबसे ज्यादा तबाही हुई, जहां भारी भरकम पुल बह गया था। वहां अब क्या हालात हैं, ये जी न्यूज की इस रिपोर्ट में देखिए। अब हम लोग ऊपर हैं, यहां से समझने की कोशिश कीजिए। ये पानी वहां से आया, ये पानी वहां से आया। देखिए कितना फीट है, मैं समझ रहा हूं तकरीबन 40 फीट, 40 से 50 फीट ऊपर है पानी। वो देखिए नीचे जहां अभी नदी बह रही है उससे 40 से 50 फीट ऊपर है पानी। और वो पानी का प्रेशर इधर से जो नदी आ रही है, गेरखू नदी की तरफ इन किया। ये दोनों पानी मिल करके, और क्योंकि दो नदियों का यहाँ पे संगम हो गया, तो पानी का प्रेशर जो है और ज़्यादा बढ़ गया। आप देखिए प्रेशर कितना था कि ये बिजली का खंभा राजेश भाई ये दिखाइए, ये मजबूत 4 पिलर वाला बिजली का खंभा है, ये गिर गया। ये स्थिति आप देखिए। हवाई सर्वेक्षण लगातार इस इलाके में लोगों को तलाश किया जा रहा है, कहीं कोई दिखे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। ये नेपाल का वो इलाका है जो बुधवार को आई तबाही का सबसे ज्यादा शिकार हुआ। यहाँ अब हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, क्योंकि भोटेकोशी नदी में आया उफान सब कुछ बहा ले गया है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ठीक सामने राजेश भाई सामने दिखाइए, वो हरे रंग का, वो पीले रंग का, वो सब मकान है। और वो मकान, वो बिल्डिंग 5-5 मंजिल ऊंचा है, क्योंकि जिस तरीके 6-6 मंजिल का ऊंचा मकान है और उसके नीचे दुकान है। ये बाजार है, ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ ये बाजार का ये सब इलाका था, और कहीं नामो निशान नहीं बचा है। ये भयावह ये स्थिति है यहाँ की इस वक्त। जो महाजल प्रलय जो था वो दिख रहा है आपको कि 50 फीट ऊंचा। वो देखिए पेड़ों पर, देखिए वो ऊपर पहाड़ पूरा काट करके, ये पूरा पहाड़ काट दिया गया। पानी की धार इतनी तेज थी, आप सामने से देखिए। वो यहाँ पे स्कूल था, स्कूल, राम मंदिर था इधर, उधर मस्जिद था, वो मस्जिद भी नहीं है, उधर मस्जिद में 100-200 आदमी था, वो अच्छा भी लेके गया बच्चे के। बताइए ये स्थिति है इस वक्त यहाँ की। और पानी का फ्लो देख सकते, करंट कितना तेज है अब भी, क्योंकि जो पीछे हुआ है, और अब भी लोग डरे हुए हैं यहाँ पर। नेपाल के इस इलाके में जहां बाजार गुलजार हुआ करते थे, वहां मलबा पसरा है। जहां कभी इंसानी बस्तियां हुआ करती थी, सैकड़ों मकान और दुकानें थी, वहां लापता जिंदगियों की तलाश जारी है। शासन जिस तरीके से कह रही है कि दोबारा से फिर से एक बड़ा प्रलय आ सकता है। चाइना सरकार ने भी इस बात को लेकर के, चीन की सरकार ने कहा है कि आप लोग अलर्ट रहिए। हाँ जी, अब अभी घर के लोग सब हैं, सब हम लोग अभी ऐसा है। अच्छा, ये सब लोग क्या है? ये सब लोग जो थे, कितने लोग थे? हम बोल रहा हूँ ना, इधर का आदमी गिनती नहीं है, अभी कोई संपर्क नहीं है इसमें। संपर्क बचा होगा 2-4 आदमी, पता नहीं आप कौन बचा है, कौन का, किसी का फोन किसी का नहीं लग रहा है इधर, किसी का फोन नहीं लग रहा है इधर। और नहीं तो आप देखिए वो रेस्क्यू ऑपरेशन, वो देखिए हेलीकॉप्टर, देखिए हेलीकॉप्टर। इसके पीछे की तरफ जो पहाड़ी है, उस पहाड़ की, क्योंकि नदी उधर से भी आ रही है, यहाँ पर एक नदी इसके पीछे से आ रही है, रास्ता टूट गया है, और वो सामने से भी नदी की एक धारा आ रही है। तो यहाँ पर 3-4 नदियों की धारा होकर के ये मिल करके ये सामने से निकलती थी। और ये 50 फीट गहरा ये रास्ता था, और नीचे था, मतलब बाजार था नीचे। आप देख सकते हैं, इस तरफ भी देखिए, ये जो जितने हैं ये सब घर हैं। ये घर के ऊपर सिर्फ मिट्टी, पत्थर, बालू यही है बचा हुआ। अब यही यहाँ दिख रहा है। किसी का फोन नहीं लग रहा है, किसी से बात नहीं हो रहा है। हर कोई अपने परिवार को, अपने परिचित को ऐसे ही तलाश रहे हैं। नेपाली सेना के साथ ही राहत और बचाव दल दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें आ रही हैं। कुदरत की इस त्रासदी का असर चारों तरफ नजर आ रहा है। कोई मलबे के नीचे अपनों को तलाश रहा है, तो कोई बह चुकी सड़कों के किनारे बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा है।
लेकिन पल पल बदलते मौत के आंकड़े के बीच जिंदगी की जंग अब भी जारी है। वो सामने एक सड़क दिख रही है, वो पहाड़ पे पहाड़ पे है ना, वो सड़क और उसके बाद यही सड़क होता था। अच्छा अच्छा, इधर से जो नया ब्रिज इधर था, हाँ। ये रास्ता से जाके आपको ये बिल्डिंग के बाजू बाजू जाके इधर से सड़क था। ये वाला ये ब्रिज का रास्ता था। ब्रिज रास्ता, ये देखिए, ये ब्रिज रास्ता देखो, वो जो वीडियो में दिखा है वो यहीं से टूटा है। यहीं से टूटा हुआ है ब्रिज, यही है जो अभी बंदे लोग उधर ढूंढ रहा है ना, वो अपने घर को परिवार कोई मिलता है, ये लोग ऐसे ऐसे घूम रहा है। देखो आपने पूरा पागल हो गए अपने परिवार ढूंढ। वो देखिए, आप देख सकते हैं कि वो देखिए दो लोग मलबे पे दिख रहे हैं चलते हुए। वो अपने परिवार को तलाश रहे, क्योंकि वो वहां पर उनके परिवार का घर था। तो कहीं कोई आशंका किसी भी तरह की दिखे, लोग अपने घर परिवार को, परिचितों को ऐसे ही ढूंढ रहे हैं। वहीं बाढ़ के बाद रसुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए नेपाली सेना ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। मुश्किल पहाड़ी इलाके और खतरनाक हालात के बावजूद सेना के जवानों ने अब तक सुरंग से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हालांकि सुरंग में अभी कितने और लोग फंसे हैं इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच चीन की झील फटने वाली चेतावनी ने नेपाल की सेना और सरकार को परेशानी में डाल दिया है। नेपाल के नुवाकोट से जी मीडिया संवाददाता परिवेश वात्सायन और कैमरामैन राजेश द्विवेदी की रिपोर्ट। नेपाल की जल प्रलय से ऐसी तबाही जिसे देखकर रूह कांप जाए। इसी विनाश के बीच जिंदगी की जंग भी जारी है। मलबे से 2 साल के बच्चे का रेस्क्यू हो या जुड़वा नवजातों को मौत के मुंह से निकालती नेपाली सेना, हर तस्वीर बता रही है कि तबाही कितनी भी बड़ी हो, इंसानी जिंदगी बचाने की जिद उससे बड़ी होती है। नेपाल से आई महातबाही की ये तस्वीरें किसी भयंकर डिजास्टर फिल्म जैसी थी। देखते ही देखते पूरी बस्तियां बह गई। फूल ताश के पत्तों की तरह ढह गई। देखियो गाड़ी, सड़कें मलबे में तब्दील हो गई। गाड़ी बाइक सबै ल। और सैकड़ों लोग या तो मौत के मुंह में समा गए या लापता के आंकड़ों में सिमट गए। लेकिन इस तबाही के बीच कैमरे में कैद हुई कुछ ऐसी तस्वीरें जो इस जल प्रलय में जिंदगी की जंग की मिसाल पेश करती है। इन तस्वीरों को देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। सैलाब का शोर सुनकर किसी का भी कलेजा दहल जाए। पानी के तेज बहाव के आगे हर सेकंड मौत का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस परिवार के सामने तो मौत मुंह खोले खड़ी। बालकनी में खड़ा पूरा परिवार सैलाब का सामना कर रहा है। आसपास के कई मकान धराशायी हो चुके हैं। घरों की छतें पानी के तेज बहाव से पूरी तरह धुल चुकी हैं। घर के बाहर खड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह सैलाब में बहती नजर आ रही हैं। और इस खौफनाक मंजर के बीच अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो वो है सिर्फ चीख पुकार। क्योंकि इस परिवार को पता नहीं कि अगले ही पल सैलाब का जोर कितना बढ़ेगा और कहीं उनका आशियाना भी इस पानी के समंदर में पूरी तरह समा ना जाए। यहाँ भी चीख पुकार मची है। रो रो कर इस बच्ची का बुरा हाल है, क्योंकि सैलाब की ऐसी रफ्तार शायद ही इसने कभी देखी हो। पहाड़ की तलहटी से उठी पानी की लहरें पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच रही हैं। लहरों का वेग इतना डरावना कि पहाड़ी पर बने इस घर में भी साफ सुनाई दे रहा है। घर के लोग हालात का जायजा लेने बाहर गए, लेकिन घर के बाहर बैठी ये बच्ची डर के मारे चीख चीख कर रो रही है, क्योंकि विनाशकारी लहर उसके घर तक भी पहुंच सकती है। महातबाही के 48 घंटे बाद मलबे के नीचे से 2 साल के एक बच्चे को जिंदा बचाने की तस्वीर सामने आई है। मलबे के बीच लगातार बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है और नेपाल सेना के जवान एक एक पल जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। काफी मशक्कत के बाद बच्चे को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला जाता है और जैसे ही जिंदगी की जीत होती है, मौके पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। दरअसल सैलाब की वजह से कई घर मलबे के नीचे दब गए हैं और अब इन्हीं मलबों में दबी हर जिंदगी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
महातबाही के बीच दो मासूम जिंदगियां मौत के मुंह में इस कदर जा फंसी कि देखने वालों की रूह कांप उठी। अभी दुनिया में कदम रखे चंद दिन ही हुए थे कि ये जुड़वा नवजात कुदरत के जानलेवा साए में घिर गए। 26 अगस्त 2026 की विनाशकारी बाढ़ जब सब कुछ निकलने पर आमादा थी, उसी वक्त नेपाल आर्मी के जवान फरिश्ते बनकर वहां पहुंचे। जवानों ने अपनी जान दांव पर लगाकर न सिर्फ इन नन्ही जान को मौत के मुंह से निकाला, बल्कि उन्हें फिर से नई जिंदगी दी। इस दिल छू लेने वाले रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसे देख हर आंख नम हो रही है। वीडियो में नेपाल आर्मी की एक महिला जवान दोनों नवजात शिशुओं को अपने सीने से चिपकाए नजर आ रही है। आपदा के उस खौफनाक मंजर में जहां इन मासूमों से मां का आंचल छूट गया था, वहां ये महिला जवान न सिर्फ उनकी रक्षक बनी, बल्कि अपनी ममता की छांव में समेटकर मां का वो दुलार भी दिया। अब जिंदगी के लिए इस मासूम की जद्दोजहद देखिए। मलबे को चीरते हुए, पानी के खतरनाक वेग से जूझते हुए ये लगातार किनारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मगर सैलाब उसे पीछे धकेल रहा है। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर भी सामने आती है, क्योंकि जिस वक्त एक जिंदगी मौत से जंग लड़ रही है, उसी वक्त किनारे पर बैठे कुछ लोग मदद के लिए हाथ बढ़ाने की बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में जुटे हैं। हालांकि ऐसे लोग इक्के दुक्के ही हैं। नेपाल में जल तांडव के बीच जिंदगी की जंग में सेना, पुलिस और रेस्क्यू टीम के साथ आम लोग भी दिन रात जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एसएल ग्रुप के खिलाफ 22,000 करोड़ रुपए के लोन और 99.97% नुकसान का जो नैरेटिव चलाया गया, उस पर अब डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सवाल खड़े किए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के अनुसार एनसीएलटी के मामले को गलत तरीके से पेश करके फेक न्यूज फैलाई गई और इसके पीछे दुर्भावना काम कर रही है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का दावा यह कि ग्रुप पर बकाया करीब 45,000 करोड़ में से 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। सवाल यह कि क्या अधूरी जानकारी के आधार पर एसएल ग्रुप को बदनाम करने की कोशिशें हुई? जो रेपुटेशन है उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी। दावा हुआ कि बैंकों ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा के एसएल ग्रुप की कंपनीज को 22,000 करोड़ का लोन दिया। फिर ये नैरेटिव बनाया गया कि 22,000 करोड़ के कर्ज का निपटारा एनसीएलटी ने महज 6.5 करोड़ रुपए में कर दिया। इसी के आधार पर बैंकों को 99.97% का नुकसान होने की बात कही गई। लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एसएल ग्रुप के खिलाफ चलाई जा रही फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को सबके सामने बेनकाब कर दिया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि उनके और एसएल ग्रुप के खिलाफ भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक एनसीएलटी के फैसले को समझे बिना कई मीडिया संस्थानों ने गलत नैरेटिव चलाया और कांग्रेस सांसदों ने भी बिना फैक्ट चेक किए उसी बात को आगे बढ़ाया। मेरी जो रेपुटेशन है उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी, क्योंकि सच्चाई दोस्तों अल्टीमेटली स्टैंड करती है। भले ही आज के युग में, कलयुग में दुनिया धन के पीछे, धन के बीच में, धन की एक ढेर में सच्चाई को दबा देते हैं, प्रयास करते हैं कि अल्टीमेटली वो सच्चाई छुप नहीं सकती। यानी 22,000 करोड़ रुपए के लोन की बात डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक पूरी तरह गलत है। एनसीएलटी के सामने जो मामला था उसमें पर्सनल गारंटी से जुड़े क्लेम की रकम करीब 3,992 करोड़ रुपए थी, जिसमें करीब 620 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल हुआ और डॉक्टर चंद्रा की तरफ से 1,063 करोड़ रुपए के सेटलमेंट का ऑफर भी दिया गया है। एसएल ग्रुप के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर एनसीएलटी के फैसले को पढ़े और समझे बिना 22,000 करोड़ के लोन का नैरेटिव कैसे चल गया। उनका आरोप है कि नेटवर्क 18 और सीएनबीसी समेत कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत खबर फैलाई गई और इसी पर उन्होंने मुकेश अंबानी को चिट्ठी तक लिखी। कल शाम को मुकेश जी अंबानी को फ़ोन भी किया, उनको पता नहीं फ़ोन मेरा मिला नहीं मिला, मिलता है अक्सर, उनका फ़ोन भी आ जाता है, अभी फ़ोन नहीं आया। सुबह मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी है, उन तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी तो पहुंचेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे आपकी और जनता की अदालत में अपना विषय रख देना चाहिए। उसके बाद जो होगा वो ठीक होगा। यही श्री मुकेश अंबानी हैं जिन्होंने
जिनके पास मैं गया था जब मेरा समस्या शुरू हुई जनवरी 19 में, कुछ हद तक उन्हीं के आदमियों ने उस दिन एक ही दिन में 40% जी का शेयर तोड़ा था। पकड़ नहीं सकते। पकड़ क्यों नहीं सकते? क्योंकि सैकड़ों हज़ारों कंपनियां उनके बेनामी हैं जिससे स्टॉक ऑपरेशंस होते हैं। कैसे पकड़ेंगे? उसके साल भर में मैं उनके पास गया। मैंने कहा भाई आप जी खरीद लो, मुझे तो बेचना है क्योंकि मुझे कर्जा चुकाना है। उन्होंने एक हितैषी के रूप में दिखा के उनको बोल के कहा, उन्होंने सुभाष जी आप क्यों इतना ब्याज समेत बैंकों के पैसे चुका रहे हो? कोई नहीं चुकाता। ये सलाह उन्होंने दी और मैं वापस आ गया। उसके कुछ समय बाद उन्होंने जी को दूसरे गलत तरीके से हथियाना चाहा। इन्वेस्को नाम के एक हमारे इन्वेस्टर थे, उनके साथ मिलके हथियाना चाहा। ऑफर ऐसी दी जो कि मेरे परिवार के लिए अच्छी थी लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए हमने मना किया। लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सवाल सीधा है कि क्या एनसीएलटी के फैसले को गलत तरीके से पेश करके एक कारोबारी को बदनाम करने की कोशिश हुई, और क्या इसमें सियासी मोहरों का भी इस्तेमाल किया गया? एक कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने इस झूठ को उजागर वापस किया, मेरे साथ रहे हैं राज्यसभा में, आज भी हैं। एक शिवसेना की लेडी मेंबर पार्लियामेंट, वो भी मेरे साथ वहाँ पे राज्यसभा में रही। दोनों को मैं निजी रूप से जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि दोनों बहुत, कभी उन्होंने गलत विषय राज्यसभा में मैंने उनको उठाते हुए नहीं देखा। ये कल उठाया उन्होंने, क्योंकि आखिर तो उनको भी अपनी आपको राजनीति चलानी है, उनकी पार्टी को भी धन की आवश्यकता, और आपके पास धन बहुत है देने के लिए। तो प्लीज़ ये गेम मत खेलिए, कहीं ना कहीं वापस आपके ऊपर ही आएगा। डॉक्टर चंद्रा का आरोप है कि बिना फैक्ट चेक किए एक गलत नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया। एसएल ग्रुप से जुड़ी कंपनीज पर करीब 45,000 करोड़ रुपए के बकाये में से करीब 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। बाकी देनदारी भी जल्दी चुका दी जाएगी, क्योंकि एसएल ग्रुप उधार लिए गए पाई का हिसाब करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज छोटे बच्चों से राखी बंधवाई, मगर इस बार रक्षाबंधन के कार्यक्रम में कई दिलचस्प तस्वीरें दिखी। राखी बंधवाने के बाद पीएम मोदी ने कई तस्वीरें और वीडियो साझा की, जिसमें वो बच्चों के साथ हाई फाइव करते हुए और हंसी मजाक करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। पीएम ने रक्षाबंधन के मौके पर देशवासियों को भी शुभकामनाएं दी और कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्रेम, स्नेह और विश्वास का त्योहार है और उसी का प्रतीक है। सर, आपको रक्षाबंधन के हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य है मेरा यह भैया, तुम्हें पाकर धन्य हूँ मैं। तू परछाई बनकर साथ रहा, यह भी जानती हूँ मैं। मेरे राह के कांटों को तूने अपनी ओर मोड़ लिया, जब जब टूटकर बिखरी हूँ तूने आकर फिर जोड़ दिया। वंदे मातरम इसको लगा है सर, इसके इतने सारे। शाबाश, बहुत बड़ा काम किया आपने। अच्छा, तो ये करना है, ऐसे करना है। अब बात उत्तर प्रदेश में रक्षा कवच की। रक्षाबंधन से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में शातिर अपराधियों को एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया गया। कहीं बहन बेटियों के साथ लूट करने वाले अपराधी मुठभेड़ में धरे गए। किसी शहर में इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। शहर शहर अपराधियों के खिलाफ ऐसा ही एक्शन किया गया। कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। आज रक्षाबंधन है। बहनें राखी बांधकर भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है। यूपी में योगी फोर्स ने भी जनता को रक्षा का वचन दिया है, जिसे हर दिन वो निभाती है और उस वचन को पूरा करते हुए अपराधियों और बदमाशों पर करारा प्रहार कर रही है।
योगी फोर्स के डर से अपराधी या तो सरेंडर कर रहे हैं या गोली का शिकार हो रहे हैं, और जो अपराध कर पुलिस को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं उनका हाल क्या होता है ये खुद देख लीजिए। रक्षाबंधन की रात यूपी पुलिस शहर शहर अपराधियों पर काल बनकर टूटी। 24 घंटे के भीतर बलिया से मेरठ तक हुए ताबड़तोड़ एनकाउंटर में अपराधी गिरफ्तार हुए। गौ तस्कर से लेकर शातिर लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े। योगी फोर्स के बुलेट ट्रीटमेंट से अपराधियों में ऐसी दहशत मची कि हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। सहारनपुर में पुलिस ने वांटेड गौ तस्कर खालिद का एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया है। इस पर कई पुलिस थानों में केस दर्ज है। पुलिस ने जब खालिद को रोकने का इशारा किया तो इस शातिर अपराधी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। फिलहाल अपराधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। बागपत में पुलिस ने एनकाउंटर में शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। शातिर बदमाश लंगड़ा रहे हैं। दोनों पुलिस के कंधों के सहारे चलने को मजबूर हैं। घायल बदमाशों की पहचान जिशान और जावेद के रूप में हुई है। दोनों कुछ दिन पहले बागपत में मोबाइल और नकदी लेकर फरार हुए थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की बाइक और तमंचा बरामद किया है। एटा में अपराध पर बुलेट प्रहार देखिए, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाला बदमाश अस्पताल के बेड पर पड़ा है। अलीगंज थाना इलाके में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ, वहीं 2 बदमाश फरार हो गए। मिर्जापुर पुलिस की गिरफ्त में आए इस शातिर लुटेरे का नाम जावेद है। लूट, आर्म्स एक्ट समेत कई केस में फरार आरोपी पुलिस की गोली से घायल हुआ है। पुलिस ने जब आरोपी को रोकने का इशारा किया तो उसने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में जावेद घायल हुआ है। अब इस शातिर बदमाश को देखिए जो पुलिस की गोली लगने से लंगड़ा रहा है। हालत ऐसी कि खुद एक कदम आगे नहीं चल सकता। बलिया पुलिस ने महिलाओं के जेवर चुराने वाले इस शातिर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में बाइक सवार एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं मऊ में पुलिस ने शातिर लुटेरे को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। वांटेड बदमाश राकेश राजभर पर 17 केस दर्ज है। घोसी थाना क्षेत्र में हाईवे पर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इसी दौरान आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी। यूपी में पुलिस का एक्शन बता रहा है कि चाहे आम दिन हो या कोई त्योहार, अपराध और अपराधियों पर एक्शन रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में भी यूपी मॉडल की तर्ज पर कार्रवाई हुई। मॉडल मुस्कान का कातिल इमरान 30 घंटे के बाद पुलिस को चकमा देते देते अपनी लोकेशन बदलते बदलते पकड़ा गया। इमरान ने खुद को पकड़ा जाता देखकर पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इमरान के पैर में एक के बाद एक 3 गोलियां लगी। घंटे में बहुत भागा मुस्कान का कातिल इमरान, लेकिन पुलिस की पहुंच से दूर नहीं जा सका। इमरान का दुस्साहस देखिए कि भागते हुए भी पुलिस पर फायरिंग कर दी। नतीजा हुआ कि अब लंगड़ा हो गया है। देश के दिल दिल्ली को मुस्कान के खून से लाल करने वाले इमरान का हिसाब किताब अब अदालत में होगा। लेकिन आरोपी खूनी इमरान के कत्ल और फरार होने की कहानी इतनी सनसनीखेज है कि आपको भी उसकी डिटेल जरूर जाननी चाहिए। दिल्ली पुलिस की 6 से ज्यादा टीमें इमरान की तलाश में दिल्ली एनसीआर से लेकर कई राज्यों में खाक छान रही थी। आरोपी इमरान लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, जिसे उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने इमरान के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई और अलग अलग टीमों को तैनात किया। आखिरकार स्पेशल स्टाफ की टीम को उसके राजौरी गार्डन इलाके में पहुंचने की सूचना मिली। पुलिस ने वहां निगरानी बढ़ाई और पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया। इसी दौरान इमरान पुलिस के सामने आया और मुठभेड़ हो गई। आरोपी इमरान के पैर में 3 गोली लगी है। एटीएस की टीम इंस्पेक्टर मुकेश के नेतृत्व में यहाँ पे चेक कर रही थी, तो एक सस्पिशियस व्यक्ति दिखा। जब इन्होंने ठीक से देखा तो इनको ये इमरान है। जब कंफर्म हुआ तो उसको अप्रहेंड करने के लिए जब ये आगे बढ़े तो उसने फायर किया पुलिस पार्टी के ऊपर, और रिटेलिएटरी फायर में उसको 3 गोलियां लगी पैर में। इमरान ने मुस्कान को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इमरान ये समझ नहीं पाया कि कानून के हाथ आरोपी की गर्दन से बहुत लंबे होते हैं। तारीख 26 अगस्त 2026, दिल्ली का तिलक नगर इलाका। वक्त था शाम के करीब 5:40। मुस्कान का जिम ट्रेनर उसके फ्लैट में पहुंचा। मुस्कान वारदात के समय घर में एकदम अकेली थी। मुस्कान खतरा भांप पाती उसके पहले ही इमरान ने उस पर चाकू से एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार कर दिया। हत्या के बाद इमरान चुपचाप वहां से निकल गया।
लेकिन इस कातिल की पहचान सीसीटीवी में कैद हो गई। इमरान कोई और नहीं था, मुस्कान का जिम ट्रेनर था। करीब 2 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन मुस्कान इमरान से पीछा छुड़ाना चाहती थी और इमरान मुस्कान को अपनी जागीर मान बैठा था। मुस्कान का इग्नोर करना इमरान को खल रहा था। इश्क हैवानियत की शक्ल अख्तियार कर चुका था। इमरान के सिर पर खून सवार था। उसने बहुत शातिर ढंग से मुस्कान को मारने का प्लान बनाया और उसमें कामयाब भी हो गया, लेकिन मर्डर के बाद कानून की पहुंच से दूर भागता उसके पहले दबोच लिया गया। दिल्ली से जी मीडिया के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर बाजार में मिठाइयां खरीदने वाले ग्राहकों की भीड़ लगी। आप भी मिठाई खरीदने बाजार पहुंचे हैं तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि ऑल इंडिया स्ट्राइक जारी की गई है इसी मिलावट के खिलाफ और कई क्विंटल नकली मिठाई और मिठाई बनाने का सामान बरामद किया गया। मथुरा में 700 किलोग्राम पनीर सीज किया गया। ग्रेटर नोएडा में अब तक 910 किलो पनीर जब्त हुआ। गोंडा में 260 किलो खराब मिठाई नष्ट की गई। गांधीनगर में 4500 लीटर संदिग्ध दूध से भरा टैंकर पकड़ा गया। देश भर में मिलावटखोरों पर बड़ी स्ट्राइक हो रही है। मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ देश की इकोनॉमी को चूना नहीं लगा रहे, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रक्षाबंधन और सनातनी त्योहारों का उल्लास, बाजारों में सजी रंग बिरंगी मिठाइयां, लेकिन सावधान, इन मिठाइयों की चमक के पीछे छिपा है बीमारी और मौत का वो सामान जो आपकी और आपके परिवार की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। त्योहारों की इस खुशी में जहर घोलने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ देश भर में प्रशासन ने तीसरी आंख खोल दी है। शहर दर शहर, राज्य दर राज्य मिलावट के सिंडिकेट को ध्वस्त किया जा रहा है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले।